नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो आप देख रहे हैं प्राइम टाइम उत्तराखंड, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बचत पर और बचत को हो रहे बवाल पर। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील। देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ चुकी है। सोने की खरीद में संयम बरतने की बात हो रही है। पेट्रोल डीजल की बचत और खाद्यान्न के सीमित उपयोग की प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, और इसके बाद पूरे देश भर में और उत्तराखंड में भी अपील हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। ईंधन बचत, सरकारी खर्च में कटौती, संसाधनों के नियंत्रण, इस्तेमाल और बड़े फैसले इस पर लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे राष्ट्रहित नहीं बल्कि डर और प्रचार की एक तरह की राजनीति बता रही है, एक तरह की शब्दावली जिसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या देश किसी बड़े आर्थिक और ऊर्जा के संकट की तैयारी कर रहा है, उससे बचने की तैयारी कर रहा है, या ये सिर्फ एक सियासी रणनीति है? और कांग्रेस को बचत से आखिर तकलीफ क्यों, ये एक मोटा सवाल उठ रहा है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मई 2026 में ईंधन संरक्षण और विदेश यात्रा न करने संबंधी पीएम मोदी की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी अपीलें चुनाव से पहले ही की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ठोस नीतियां बनानी चाहिए। रावत ने पूछा कि क्या पीएम की अपील केवल आम लोगों के लिए है या भाजपा के लोगों पर भी लागू होती है। रावत ने भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम की अपील के बजाय जमीनी स्तर पर महंगाई को कम करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि अगर हालात इतने गंभीर हैं तो सरकार देश को साफ साफ बताए कि वास्तविक स्थिति क्या है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी पहले ही दबाव में है। अब बचत की अपील करके आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? को चेता रही है कि आप जागिए, लेकिन मोदी जी चुनाव खेलते घूम रहे हैं। मोदी जी को कोई एहसास नहीं था। तमाम देशों के शासनाध्यक्ष अपने अपने देश को संभाल रहे थे और मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हुए वोट मांग रहे थे। पिछले कई महीनों से नजर नहीं आ रहा था कि पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। अभी तक तो सब चंगा सी, जब तक बंगाल का चुनाव सी तो सब चंगा सी। अमित शाह जी कह रहे थे हमारे पास भंडार भरे हुए, अब सब कम हो गया। गोल्ड नहीं खरीदना, देशभक्ति दिखाओ। अरे सरकार ने कितना गोल्ड खरीदा उसका व्हाइट पेपर लाओ। अडानी ने कितना गोल्ड खरीदा इसका व्हाइट पेपर लेकर आओ, और ये बताओ कि देशद्रोह और देशभक्ति में क्या फर्क होता है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की अपील का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ है। देश हित में लिए गए फैसले को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी फ्लीट आधी करने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन, सीमित सरकारी खर्च और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर हम राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दे रहे हैं। ये तैयारी भविष्य के लिए है, घबराहट के लिए नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है, मंत्रिपरिषद ने, कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम प्रयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी, सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है, ईंधन की जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों सहित खाद्य तेल के आयात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ भारतीयों के सोना खरीदने की ललक के कारण करीब 6 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। ऐसे में बचत के फैसले को जहां सत्ता पक्ष दूरदर्शी और राष्ट्रहित का फैसला बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे भय और प्रचार की राजनीति कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो बचत पर बवाल क्यों, सवाल यही उठ रहा है। हमारे एक सहयोगी हमसे पूछ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया है उसमें गलत क्या है। बात गलत और सही की नहीं है। मुझे याद है वो दिन 1990 में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, हमने इतिहास में पढ़ा है, जब देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा था। और हम प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों बढ़े थे, उसकी वजह यह थी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी। 36 साल की जर्नी हमने तय करने के बाद इतना फॉरेक्स हमने इकट्ठा किया। एक मजबूत फॉरेक्स हमारे पास होना चाहिए था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो मामूली झटके से इधर उधर हटने वाली नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 1991 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मनमोहन सरकार और उसके बाद आई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। यह बात सरकार की नई नीति की है और नीति हमें कहां लेकर जा रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और उसी में एक खंड आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो बहुत, एक तरह से कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में भौगोलिक तरीके से बहुत ही चुनौतीपूर्ण राज्य है। यहां पे ऐसी बहुत सी चुनौतियां आने वाले समय में खड़ी हो सकती हैं, जिन आशंकाओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हम इतिहास की उन परिधियों में ना जाए जिनका अब मौजूदा आर्थिक व्यवस्था से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे कमलेश रमन बीजेपी से, रविन्द्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, प्रतिमा सिंह कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले कमलेश रमन जी, मैं सीधे इस सवाल पे आना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं एक परिवार जहां पे उनकी अर्थव्यवस्था जब कहीं ना कहीं उनमें गिरावट आती है, तो परिवार सोचता है कि कटौती करते हैं हम उन चीजों पर जो हम मान सकते हैं कि इनकी हमें जरूरत नहीं है और इनके बिना हम काम चला सकते हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे सीधा ये है, सही गलत क्या है मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। आप कैसे उत्तराखंड की जनता को कन्विंस करेंगे कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग नियमित करना है, हमें सोना नहीं खरीदना है और सार्वजनिक उपबंधन जो है उनका सीमित इस्तेमाल करना है? आप कैसे कन्विंस करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट से इस पर जनता से बात कीजिए, मुझसे नहीं, आप बोलिए। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ठीक कहा है और उसका प्रमाण हमें आज उत्तराखंड में देखने को मिला है। चाहे मैं पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं या अपने व्यापारी जो हमारे सुनार भाई है मैं उनकी बात करूं, लोगों ने दिखाया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब जब अपील करी है, लोग साथ में खड़े हुए हैं अपने देश हित में, अपने भारत हित में, क्योंकि विकसित भारत बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि लोग बाग खुद ही अपने आप ही उस बचत की ओर चल दिए हैं, क्योंकि उन्हें देश सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जाहिर सी बात है किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है अभिषेक जी। पहले भी बहुत सारी इस तरीके से अपीलें हुई हैं और देश ने साथ दिया है। आजादी से लेकर के उसके बाद तक भी लोगों ने साथ दिया है, क्योंकि देश ये सबका है, किसी एक का नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के जो है इस प्रदेश की और देश की संरक्षक है। तो मैं आप ही की भाषा में बात करता हूं। परिवार का मुखिया, चलिए आज मान लेते देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो हर मुसीबत में सामने खड़े होते हैं। लेकिन जब परिवार के मुखिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है तो परिवार उनका साथ देता है। लेकिन मेरी बड़ी बात सुन लीजिए, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि आज परिवार के मुखिया ने परिवार के सदस्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा आपको क्यों लगा कि उनके हाल पे छोड़ दिया है? देखिए, हमारी कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, लेकिन हम आगे के लिए मजबूत हो, एक लंबे अंतराल तक के लिए हम मजबूत हो। अगर हम कुछ कटौती करें, कुछ बचत करें, तो इसमें बुरा क्या है? एक माँ भी अपने बच्चों के लिए, बेटी के भविष्य के लिए हमेशा बचत करती है। एक पिता भी जब बेटी का या बेटे का जन्म होता है तो उसकी पढ़ाई से लेकर के तमाम सारी सुविधाओं तक वो उसकी बचत करने का काम करता है। तो ये तो देश की बात है, ये हंसने वाली बात हो रही है, ये देश की बात है और देश हित की बात है। तो प्रत्येक नागरिक ने जैसे पहले साथ दिया है ऐसे अब भी दे रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि नागरिक तो अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री संरक्षक होने के नाते अपने प्रदेशवासियों से ही नहीं बल्कि अपने देशवासियों से वार्ता कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कमी हो गई है या हम आर्थिक तंगी की ओर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी जो बचत है वो हमें आगे तक मजबूत रखने का काम करेगी। बस इतनी सी बात है
और उसी के ऊपर अगर कोई अपने स्टंट पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, जो स्थिति वहां बनती नजर आ रही है, देखिए मैं सीधे उस पर आऊंगा। उत्तराखंड जो है पर्यटन के ऊपर बहुत आयत पर निर्भर है, प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। वहां पर जितना भी खाना वहां आता है, या फिर अगर हम पानी की बात करें तो वो सब कुछ मैदानी इलाकों से ऊपर आता है। उसके लिए पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है, बिस्लरी की बोतल से लेके पानी से लेके खाने से लेके स्टोरेज से लेके हर एक चीज वहां पे आती है। होटेलियर्स ने तभी वो समस्या उन्होंने कहा था कि खड़ी कर दिया आपने, जो आपने कहा कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स की जो किल्लत वहां पे खड़ी हो गई, वो एक अलग बात है। चुनाव के बाद वो प्राइस आपने सीधे 950 रुपए बढ़ा के और ऊपर चढ़ा दी, तो कमर्शियल सिलेंडर की जो प्राइस है वो ऊपर चली गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास लकड़ी का ईंधन भी इतना उपलब्ध नहीं है, और इस वक्त जबकि हम जानते हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, आपके पास कितने संसाधन ऐसे हैं जो आपके राज्य के संसाधनों को बचा सकते हैं, जिसकी अपील की जा रही है? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए अभी कुछ टाइम पहले लोग कह रहे थे कि हमें सिलेंडर नहीं मिलेंगे। एजेंसियों में जो है लोगों ने एक किस्म से धरना रख दिया था कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहे, इतने दिन हो गए हैं। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें लचीला रुख अपनाते हुए सबको प्रोवाइड कराए सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो जरूर बात है कि हम पहले कभी भी ले सकते थे, अब हम 25 दिन के बाद बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल रहा है और बहुत आराम से मिल रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा अभिषेक जी, उन्होंने कहा कि जो हमारी जरूरत के काम है वो तो हम जरूर करें, क्योंकि उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। जो हमारे नियमित कार्य हैं या हम नियमित जो जहां जाना है वो तो हमें करने ही करने, लेकिन जो हम फिजूल का जाते हैं, घूमने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज करने जा रहे हैं, या एक घर के मेंबर अगर एक गाड़ी से काम चल सकता है तो चला दे, 4 गाड़ी ना चले, ये जो हमारा ट्रैफिक को भी इसमें बाधित करता है, पर्यावरण भी है हमारा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम अपने आप को कारगर साबित कर सकते हैं। हम स्वदेशी का नारा क्यों देते हैं? हम इसीलिए देते हैं कि हमारे भारत में बनी हुई चीजें जब हमारा नागरिक खरीदेगा तो हमारा ही भारत तो मजबूत होगा, हमें दूसरी जगह से जो है आयात निर्यात नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं सरक्षक होने के नाते, रोपवे की मशीन तक आती है वो खैर विदेशी की आती है, पर मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, खैर ये बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन प्रतिमा सिंह जी, आप काफी उत्साहित लग रही हैं, लेकिन मैं इससे पहले आप जवाब दे आपको कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के भी प्रकोष्ठ हैं और बीजेपी के भी अपने प्रकोष्ठ हैं, और वहां पे जो होटेलियर्स हैं, व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं सभी इस वक्त एकजुट है और आशंकित हैं। सभी उस वक्त आशंकित हैं। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। मेरे हिसाब से इस वक्त गंभीरता से जवाब देने का समय आ चुका है कि इस वक्त किस तरह से इसका सामना किया जा सकता है। प्रतिमा सिंह जी, मेरा वही सवाल आपसे भी है कि आज होटेलियर्स के सामने, रेस्टोरेंट्स के सामने, पर्यटन के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए ये तो व्यापारी हो गए, छोटे छोटे परिवार चलाने वाले, चाहे टूरिज्म के गाइड्स हो और तमाम अलग अलग इससे जुड़े हुए, चाहे फूड से जुड़े हुए लोग हो, वो भी इसमें शामिल हैं। और आज जब बात हो रही है कि यहाँ पे कटौती की जाए, तो कहीं ना कहीं आशंका खड़ी हो गई है। इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हो रही है, उस पर बात करिए प्रतिमा जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन सा संकट, किस बात, आपको कौन सा संकट नजर आ रहा था पिछले 3.5 महीनों में, जब देश के प्रचार मंत्री 5 राज्यों में चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, प्राइवेट जेट से लेकर के हेलीकॉप्टर में एक मंत्री और एक नॉर्मल सांसद भी ट्रैवल कर रहा था, और 3 महीने के आसपास होने वाला है ईरान और इजराइल, अगर मैं वॉर की बात करूं तो। अब भी राहुल गांधी जी ने चेताया था, कांग्रेस पार्टी ने चेताया था कि विश्व का हर देश में वहां बैठी हुई जो सत्ता है वो अपने नागरिकों के बारे में सोच रही है, अपने देश के बारे में सोच रही है, जो वैश्विक संकट है उससे कैसे निपटे इसके बारे में सोच रही है। लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री यूएस के इशारों पे चल रहे थे, यूएस के हाथों की कठपुतली बने बैठे थे। चाहे मैं जो है रशिया से ऑयल ना खरीदने की बात करूं, चाहे मैं ईरान से ऑयल ना खरीदने की बात करूं। प्रतिमा जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम दिन में 6 दिन इसी बात पे अलग अलग राज्यों पे डिबेट करते हैं। मैंने कहा कि आपसे उत्तराखंड की बात करें, उसकी वजह है क्योंकि ऐसे भी परिवार हैं जो साल में पर्यटन के सिर्फ 6 महीने कमाते हैं और उस पर उनका साल भर परिवार चलता है। तो आप मेरी पूरी बात सुनिए पहले, आप मुझे वक्त देंगे तो मैं आपकी बात पे आऊंगी, और मैं सीधे उत्तराखंड पे आऊंगी, क्योंकि ये सारी बात जो देश को इफेक्ट कर रही है वो हमारे प्रदेश के लोगों को भी इफेक्ट कर रही है। तो मैं पूरी बात करूंगी अपनी, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या बात करूंगी। नहीं, मैंने आपको टोका नहीं है। टोकिए मत जी,
बीच में टोकिए मत। आपने भाजपा के प्रवक्ता को पूरे 12 मिनट दिए हैं, मुझे भी मौका दीजिए। प्रतिभा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, क्योंकि समय बड़ा सीमित उत्तराखंड है। के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए मुझे देश के परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। ठीक है। ठीक है, तो जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्हें आर्थिक संकट की याद नहीं आई। जब राहुल गांधी जी ने उन्हें याद दिलाया तब भी उन्हें याद नहीं आई, तब भी वो यूएस के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। अभी मैं सुन रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर हमारे पास कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री जी आकर के ज्ञान बांटते हैं, तो ये पैनिक की सिचुएशन क्यों क्रिएट कर दी? अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं, सरकार, ये जो भाजपा सरकार है, आपने कहा कि कौन साथ देगा कौन नहीं, विपक्ष साथ में खड़ा होगा। अगर देश में संकट आएगा तो विपक्ष सदैव साथ में खड़ा रहा है, लेकिन खुद के बुलाए हुए संकट में आप जनता को जो है झोंकने का कार्य कर रहे हैं। आप खुद का जो आपका एक कहते हैं फॉरेन पॉलिसी नहीं है आपके पास, आर्थिक नीति नहीं है आपके पास, और उसका भुगतान आप सदैव जनता से करते हैं। आप टीवी पे आते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। अभिषेक जी, जब से आपको भी पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तेल बचा लीजिए, खाने में कम इस्तेमाल करिए, ये करिए वो करिए। आपको पता है सरसों के दाम में कितनी उछाल आई है? ये काला बाजारी की तरफ आप लेके जा रहे हैं देश और प्रदेश को। और काला बाजारी कौन करेगा? जिनके पास बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है, जिनके पास बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। तो यानी अदानी जी पहाड़ी करेंगे क्षेत्र और अंबानी जी करेंगे। कई खाद्य पदार्थों के लिए मैदानी क्षेत्रों पर निर्भर है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या हालात बनेंगे? मैं उसी पर चाहता हूं कि आप प्लीज इस पर आइए जल्दी। आपका सवाल मैं 10 बार सुन चुकी हूँ, आप भाजपा को भी टोका करिए। ये आप क्या बायस बैठे हैं क्या यहाँ पे? मैं आपसे कह रही हूँ, आप अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दीजिए, तब मैं आपकी बात का जवाब दे पाऊंगी। आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपकी बात पे अब तक मैं आपकी बात का जवाब दे चुकी होती अगर आप बात बीच में टोक नहीं रहे होते तो। जाहिर सी बात है, जब पूरे देश में आप पैनिक की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद ऑयल, जहां से क्रूड ऑयल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप ट्रम्प के इशारों पे कर रहे हैं। आपने पेट्रोल डीजल के दाम या गैस के दाम तब नहीं बढ़ाए जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, अचानक आपने दाम बढ़ा दिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देती हूँ। अभी हम कहीं गए हुए थे, वहां पर जब मेन्यू आया, होटल की बात कर रही हूँ, उन्होंने अलग से मेन्यू दिया जिसमें लिखा हुआ था कि जो एलपीजी है, एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से ये जो चीजें हैं हम आपको नहीं दे सकते। तो अब ये क्या है? ये असर है। खुद 4 धाम यात्रा, अगर मैं केदार बाबा और बद्री बाबा की बात करूं, वहां पे जो होटल के लोग हैं, जो ढाबे वाले हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम चला सके अपने ढाबों को, अपने रेस्टोरेंट को। और यहाँ पे बात हो रही थी कि हमारे पास कुछ कमी नहीं है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सब पैनिक की स्थिति में है। रविंद्र नाथ जी से समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र नाथ जी, मैंने बहुत कोशिश की इस मामले को सिर्फ उत्तराखंड तक रखने की, पर बहुत नाकाम हुआ। मैं दोनों ही तरफ से डांट ही खा रहा हूं। मेरा मुद्दा यही था कि आप एक पहाड़ी क्षेत्र में हैं, मैदानी का इलाकों से आपकी पूरी सप्लाई होती है, चाहे पर्यटकों के लिए हो या स्थानीय लोगों के लिए। अब अगर ये चुनौती वहां पे खड़ी होती है, हेली सेवा भी चल रही है, चलिए आप देखिए हेलीकॉप्टर सेवा, वो भी एक पॉइंट के बाद शायद बाधित हो सकती है। क्या स्थिति है? स्पष्ट कर दीजिए। रविंद्र जी, एक मिनट, आपको मैंने पूरा समय दिया। एक मिनट, प्रतिमा जी आपको मैंने पूरा समय दिया है। रविंद्र नाथ जी आप बोलिए। आपने भाजपा के प्रवक्ता को 12 मिनट दिए, मेरे सामने मेरी घड़ी है। मैं वापस आपको दे दूंगा समय। आप प्लीज रविंद्र जी बहुत सीनियर है, प्लीज आप उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। एक मिनट प्लीज, आप लोग ने दिए। रविंद्र जी आप बोलिए। मुझे कितना मिला? आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। एक मिनट प्लीज, आप दोनों मत बोलिए। रविंद्र जी आप बोलिए। अमर्यादित क्या आ गई? अमर्यादित की बात कुछ भी अमर्यादित नहीं है मैम, सीमित समय है, प्लीज उन्हें बोल लीजिए। आपकी सीनियर है, प्लीज उन्हें सुन लीजिए, क्योंकि ये पर्सनल चली जाती है। ठीक है, मैंने क्या पर्सनल बोला आपको? ये प्लीज इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। रविंद्र जी आप बोलिए। रविंद्र जी आप बोलिए। जितनी तुम्हें हो रही है भाई, आप अमर्यादित क्यों कह रही हैं? मैंने आपको क्या बोला? पहले तो समझ लो। मैम प्लीज काम डाउन, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। जी रविंद्र जी आप बोलिए। क्या बोला? रविंद्र जी मेरी ऑडियो आपको रिसीव हो रही है? रविंद्र जी, जी रविंद्र जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आई थिंक म्यूट है। जी रविंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। क्या कर देंगे, क्या तूफान ले आएंगे
आप डिबेट में 2 मिनट में? तो आपने बोल दिया ना, अगर प्लीज 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 आप भी यही कहती, लेकिन आप मेरी जगह पे नहीं। भाई ये कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं, बहुत जल्दी बौखला जाते हैं। भाजपा के होते हैं, आप पर्सनल हो रही हैं। मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं क्यों दिक्कत है इनको? मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं रही। एक मिनट, भाजपा का प्रवक्ता देखा, रविनाथ जी का ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा क्या? जी उनको प्ले कीजिए, उनको स्क्रीन पर आइए प्लीज। मैं सब सुन रहा हूँ महाराज, मैं सब सुन रहा हूँ। जी रविनाथ जी आप बोलिए, अपना पक्ष रखिए। ये जो हालात आ रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है, मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में सारे पानी से लेकर एक चीज पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्थानीय लोग नहीं, विदेशी यात्री भी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, खाद्यान्न से लेकर तमाम चीजें ऊपर पहुंचानी पड़ती है। अब जो स्थिति बन रही है उसको लेकर आपका पक्ष क्या है, इसे किस तरह से देखा जाए सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? देखिए कुछ चीजों का तो कैलकुलेशन हो सकता है और कुछ चीजों का जो है प्रोजेक्शन हो सकता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड होती है जी। जो आपने चिंताएं रखी है उनकी तरफ तो मेरे ख्याल है अभी तक सरकार का भी ध्यान नहीं गया हुआ। तो आप जो है वो सरकार के लिए भी विचार के लिए एक विषय रख रहे हैं। देखिए जहां तक हमारे कांग्रेस के नेताओं का प्रश्न है कि साहब प्रचार मंत्री और कंप्रोमाइज पीएम, ये मुहावरे जो है लगता है लोगों को बड़े पसंद, और प्रतिमा जी लगता है आज उनका मूड ठीक नहीं है, वरना वो इतनी विद्वान है कि वो सटीक जवाब दे सकते थे हर चीज का। लेकिन एक तो आज उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रखे थे और हो सकता है कि आज उनका मन भी ठीक ना हो। देखिए कौशिक जी ये सारी बातें मत करिए, एंकर बीच में टोक रहे हैं, अगर वो आपको अनइंटरप्टेड नहीं बोलने देंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। अरे अभी मैंने 1 मिनट भी अपनी बात कंप्लीट की नहीं, फिर वो बीच में टोकना शुरू कर दिया। अरे भाई किसी व्यक्ति को 2 से 3 मिनट तो दीजिए अपनी बात रखने के। इस बात पे मैं इरिटेट हूँ, क्योंकि मैं कभी इरिटेट नहीं हूँ। बोलने नहीं देंगे अगर तो प्रतिमा जी हो सकता है कि एक एंकर के तौर पे मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। आप अच्छे नहीं है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आपको शायद मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, इसलिए आप जो है बीच में टोक रहे थे। मुझे तो किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए तो मैं रविंद्र जी के पास गया। रविंद्र जी आप बोलिए प्लीज। नहीं, और रविंद्र जी को तो वैसे भी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता कभी अच्छे नहीं लगते, उनको तो भाजपा के प्रवक्ता और नेता ही अच्छे लगते हैं ऑल द टाइम। प्रतिमा जी कभी कभी आलोचना में मुस्कुराना चाहिए, कि आपने मुझे मेरी आलोचना की, मैं भी मुस्कुराना थोड़ा। मैं तो शुरू से मुस्कुरा रही हूँ और मैं तो डिबेट में सदैव मुस्कुराती हूँ, और इस बात पे भाजपा के प्रवक्ताओं को चिढ़ भी होती है। देखिए आपने मुझे बोला कि मैंने 3 बार आपको टोका, प्लीज रविंद्र जी को बोलने दीजिए, समय बहुत जा रहा है जी। अब देखिए कमलेश जी मुस्कुरा रही, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बोलूंगी कि आप अमर्यादित बात कर रही हैं, क्योंकि मैं पर्सनल नहीं होती हूँ और वो पर्सनल हो जाती है हमेशा। जी रविंद्र जी आप बोलिए प्लीज, मुद्दे पे आइए, ये हमारे आपसी मामलों का मसला नहीं है। जी रविंद्र जी आप बोलिए। मुझे एक्चुअली 2-3 बातें कहनी है। नंबर 1 पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री कोई बादशाह या राजा नहीं है, राजनीति है, राजनीति करनी है, चुनाव लड़ने हैं, जीतना भी है। और मैं आपको एक याद दिला दूं कि दिल्ली में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चुनाव जो है वो भाजपा हारी थी, प्याज की कीमतें बढ़ गई थी आपकी जो है चुनाव के दौरान जी। तो ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि भाई राजनीतिक अगर जो है चालाकी है कि भाई चुनाव के दौरान उन्होंने कीमतें रोके रखी, तो इतनी राजनीति तो चलती है। दूसरे, प्रधानमंत्री की अपील कितनी। मैं माफी चाहूंगा रविंद्र जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि चर्चा सार्थक हो, पर मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक दल आपस में ही अपने मुद्दों को लेकर लड़ते भिड़ते नजर आए और रविंद्र जी अपनी बात पूरी रख नहीं पाए। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इस चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार।